राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी ये वर्ड तुमने सुना होगा ना, विस्कस, ये वर्ड सुन के क्या दिमाग में आता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, करेक्ट। फ्रिक्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वैसे ही लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हमने आइडियल लिक्विड्स की बात की थी, वहां पे विस्कोसिटी हमने नेग्लेक्ट किया था, बट प्रैक्टिकली लिक्विड्स के बीच में भी विस्कोसिटी होगा। जैसे अगर मैं तुम्हें दो लिक्विड्स का एग्जांपल दूं, वाटर एंड ऑयल, इनमें से कौन सा ज्यादा विस्कस होगा? कौन से लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा? सर ऑयल। सो ऑयल के इसमें, राइट, क्योंकि उसमें स्लिपिंग कम होती, सॉरी, उसमें ऑयल के जो लेयर्स हैं उनको रिलेटिव स्लिपिंग करने में डिफिकल्टी आएगी। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ये चीज। Opposed relative motion. Friction was opposing relative motion between two objects. Opposes relative motion between two objects in contact. वैसे ही विस्कोसिटी जो होगा वो लिक्विड के लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को ओपोज करने की कोशिश करेगा, राइट? When a layer of liquid slips or tends to slip on one another, the two layers exert tangential force on one another. The direction of forces are such that relative motion between the layers is opposed, just like friction, है ना? This property is known as viscosity. अभी विस्कोसिटी को आगे पढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो। जब भी कोई लिक्विड का लेयर किसी फिक्स सरफेस से कांटेक्ट में होगा, उस लेयर का अपन वेलोसिटी जीरो मानेंगे। जैसे अगर मान लो एक रिवर बेड है, तो रिवर बेड का जो फ्लोर होगा वो तो रेस्ट पे होगा, उसका स्पीड जीरो है। तो जो भी लिक्विड का लेयर इस रिवर बेड से कांटेक्ट में होगा उसका स्पीड अपन जीरो मानेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स रिवर बेड के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो उसका स्पीड जीरो होगा। और रिवर बेड का अगर टॉप किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड से, तो यहाँ पे सारे लेयर्स के बीच में आपस में स्लिपिंग हो रही होगी। सबसे मैक्सिमम स्पीड टॉप मोस्ट लेयर का है, और जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ जाओगे लेयर्स का स्पीड जीरो होते जाएगा, और फाइनली बॉटम मोस्ट लेयर का स्पीड जीरो हो जाएगा, राइट? ये समझ में आया सबको? यस सर। अगर मान लो दो लेयर्स है लिक्विड्स के, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकलते हैं ये भी रिवाइज कर लो। ये लिक्विड के दो लेयर्स है, ऊपर वाला लेयर जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से, और नीचे वाला लेयर जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से। तो मुझे बताओ ऊपर वाले लेयर पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, या विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट या राइट? ऊपर वाला लेयर ज्यादा फास्ट जा रहा है ना नीचे वाले लेयर के सर कंपेयर, लेफ्ट वाले। तो इस पे फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा। एंड सेम विस्कस फोर्स नीचे वाले लेयर पे राइट पे लग रहा होगा। फ्रिक्शन में भी Yes, तुमने sir. ऐसे ही पढ़ा था ना, तो विस्कस फोर्स भी इसी तरीके से ऑपरेट करेगा, राइट? तो इट्स जस्ट लाइक फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, और उसका डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को ओपोज करेगा। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने जैसे रिवर बेड वाला एग्जांपल दिया था, जो लेयर नीचे रिवर बेड के साथ कांटेक्ट में होगा उसका स्पीड जीरो होगा। और अगर मान लो टॉप मोस्ट लेयर पे अपन एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे, ये एक ऑब्जेक्ट है जो टॉप मोस्ट लेयर से कांटेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट को मैं v स्पीड से मूव करवा रहा हूँ, तो टॉप मोस्ट लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में होगा उसका भी स्पीड अपन v मान सकते, ये वाले लेयर का, राइट? यस सर। तो यहाँ पे एक तरीके से वेलोसिटी का वेरिएशन शुरू हो गया। वेलोसिटी जीरो से v इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर जाते जाते, और इसी को अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये वाले पॉइंट पे अगर मैं दो पॉइंट्स मार्क करूं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 का वेलोसिटी जीरो है, और पॉइंट 2 तक जाते जाते वेलोसिटी v हो गया, बट 1 से 2 जाने के लिए कितना डिस्टेंस गए अपन? d डिस्टेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, डेल्टा v अपॉन, ये वाले डायरेक्शन को अगर मैं y डायरेक्शन मानूं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, इसको अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस केस में वो v2 माइनस v1 विच इज v माइनस जीरो अपॉन d हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा v अपॉन डेल्टा y के इक्वल कब लिखेंगे? जब ये कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म। और अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या लिखेंगे? dv बाई dy। वेलोसिटी ग्रेडियंट को vg नाम दे देते, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बिकम dv बाई dy इफ इट्स नॉट कांस्टेंट। तो एक बार तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया, अभी अपन विस्कस फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो अपन को रटना ही होगा, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसका एक फील ले लेते एग्जांपल से।
एक आइडिया ले लेते कि लॉजिकली अपन फॉर्मूला में ये सारे टर्म्स क्यों लिख रहे। इमेजिन करो मैं तुम्हें दो सिचुएशन दे रहा हूँ। सिचुएशन 1 में ये दो लेयर्स है, विस्कस फोर्स किसी दो लेयर्स के बीच में ही लग रहा होगा ना, जिनके बीच में स्लिपिंग हो रहा होगा। एंड सेकंड केस में ऐसे छोटे दो लेयर्स है, कौन से केस में विस्कस फोर्स ज्यादा रहेगा? क्या लगता है, केस 1 केस 2? So 1 क्योंकि 1, एरिया ज्यादा है। क्योंकि 1 में एरिया ज्यादा है ना, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उन सारे कांटेक्ट पॉइंट्स पे मिला के उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो कहना है इसे विस्कस फोर्स इन केस 1 इज मोर देन विस्कस फोर्स इन केस 2। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि विस्कस फोर्स जो है वो एक्सपोज्ड या फिर कांटेक्ट एरिया, लेयर्स के बीच में जो भी कांटेक्ट एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। Yes sir. यहाँ पे एरिया को मैं कांटेक्ट एरिया बिटवीन द लेयर्स नाम दे सकता हूँ। तो एक पैरामीटर तो मुझे पता चल गया विस्कस फोर्स कौन से एक पैरामीटर पे डिपेंड कर। अभी एक और चीज देखो, अगर मान लो और एक और दो सिचुएशन में तुम्हें दे रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में जो ऊपर वाला लेयर है उसको मैं 1 मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड दे रहा हूँ। एंड सेकेंड सिचुएशन में नीचे वाला लेयर तो फिक्स्ड ही है, ग्राउंड, और सेकेंड सिचुएशन में मैं इसको 10 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड दे रहा हूँ। सिचुएशन 2, कौन से सिचुएशन में लेयर्स के बीच में स्लिपिंग ज्यादा हो रहा होगा, 1 या 2? Sir 2. 2 में रिलेटिव स्पीड ज्यादा है ना लेयर्स के बीच में, ये 0 से 10 जा रहा है और ये 0 से 1 जा रहा है। तो अगेन सिचुएशन 2 में विस्कस फोर्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्लिपिंग जो है वो सिचुएशन 2 में ज्यादा हो रहा होगा, मोर स्लिपिंग। तो ज्यादा स्लिपिंग को रोकने के लिए विस्कस फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। मैं एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, एक फील दे रहा हूँ, सिर्फ कंपैरिजन से अपन ये चीज फील कर पा रहे कि सेकंड सिचुएशन में ज्यादा विस्कस फोर्स होना चाहिए। Yes sir. और सेकंड सिचुएशन में ये जो 10 मीटर्स पर सेकंड है, लेयर्स के बीच में ये जो रिलेटिव स्लिपिंग है उसको क्वांटाइज करने का तरीका होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको अपन ने डिफाइन किया था। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उसका मतलब कम डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटीज में। इसको मैंने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई डिफाइन किया था, राइट? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वाई मतलब ये डिस्टेंस, एंड डेल्टा वी मतलब उतने डिस्टेंस में जो स्पीड्स में डिफरेंस है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्लिपिंग हो रहा होगा। एक तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट उसी को डिफाइन कर रहा है। So we can say that viscous force is also proportional to this velocity gradient. More the velocity gradient, more will be the viscous force. ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं? तो एक तो वो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर मैं मर्ज कर दूं और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दूं, तो विस्कस फोर्स विल बी इक्वल्स टू एक्सपोज्ड एरिया, कांटेक्ट एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा उसको मैं ईटा नाम दे रहा हूँ। ईटा सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते, और इसको अपन बोलते कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये किस पे डिपेंड करेगा? अगेन इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी। ये चीज से तो शायद तुम यूज्ड टू हो गए होगे ना, अपन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करते, जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, सरफेस टेंशन, ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टीज ही होते। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले इस पूरे चैप्टर में। इन फॉर्मूला में 3 टर्म्स तुम्हें दिखाई दे रहे, तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया? दिस इज कांटेक्ट एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया रहेगा सवाल में, मटेरियल प्रॉपर्टी। मुझे बताओ ऑयल और वाटर में से किसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, क्या लगता है? ऑयल और वाटर में से? सर वाटर का लग नहीं रे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब कितना ज्यादा विस्कस है उसी को डिफाइन करेगा ना, लिक्विड कितना विस्कस है। ऑयल इज मोर विस्कस ना, हाँ सर हाँ उसका हाँ स्लिपिंग मुश्किल हो रहा होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट मेजरमेंट है उसी चीज का। अगर मैं पूछूं कि ऑयल और तार, रोड्स में जो तार यूज करते हैं उसमें से किसका ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगा? तार का। तार का ज्यादा होगा, वो तो और भी मुश्किल होगा स्लिप करवाना। सो मोर इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मोर विस्कस विल बी द लिक्विड, डायरेक्ट रिलेशन।
समझ में आया ये सबको? इसका यूनिट्स क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूं, विस्कस फोर्स को मैंने लिखा ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा डी या डेल्टा वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फोर्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी अपॉन एरिया, तो कितना आ जाएगा इसका यूनिट्स? फोर्स इज न्यूटन्स, एरिया में नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा वाई में मीटर एंड डेल्टा वी में मीटर्स पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो यूनिट्स कितना आ रहा है इसका? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट्स होगा, राइट? और सीजीएस में इसको अपन डाइन्स सेकेंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और सीजीएस में इस चीज को पॉइज नाम दिया जाता है, दिस इज पॉइज। और पॉइज को अगर मुझे ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो 1 पॉइज इज 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन भी याद रखो, ये इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। मुझे बताओ न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट किया तो कितना बन जाएगा? 10 टू द पावर 5, यस और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर 4, बट वो डिनोमिनेटर में, तो एक 10 का फैक्टर आ जाएगा ना, तो अपन बोल सकते हैं एक तरीके से 1 SI यूनिट इज 10 पॉइज, या फिर इसका उल्टा क्या होगा? 1 पॉइज इज 0.1 SI यूनिट्स। SI यूनिट मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एनी डाउट्स सो फार? नो सर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब तक अपन ने जो पढ़ा उसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला विस्कस फोर्स के लिए और उसका यूनिट्स, ओके? देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, या फिर इस डायरेक्शन को अगर मैं जेड मान रहा हूँ तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के बजाय अपन क्या लिखेंगे? dv by dz if velocity gradient is not constant. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब एक तरीके का स्लोप ही हो गया ना। कौन से ग्राफ्स के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है? अगर मैं तुम्हें इसको स्लोप से रिलेट कर रहा हूं, कांस्टेंट स्लोप मतलब कैसा शेप होगा ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन। तो अगर कांस्टेंट स्लोप है तो स्लोप को dy by dx लिखो या फिर डेल्टा वाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखो, एक ही बात है ना। स्ट्रेट लाइंस के लिए अपन ये चीज अप्लाई कर सकते हैं स्लोप के लिए। यस लेकिन सर। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, कोई कर्व हुआ, तो क्या कोई कर्व के लिए मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखना सही होगा इसके लिए, स्लोप के लिए? नो सर। तो दिस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे मुझे स्लोप के लिए dy अपॉन dx ही लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज को वेलोसिटी ग्रेडियंट से रिलेट करो। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो अपन इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड लिख सकते हैं। और सवाल में अगर मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो अपन उसको कांस्टेंट मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है हर एक पॉइंट पे, तो अपन dv बाई dz यूज करेंगे। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईटा ए dv बाई dz। समझा ये सबको? ओके, इसको एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखो। देखो ये वाला एग्जांपल, अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल, लेयर का थिकनेस दिया हुआ है 1 mm, इट इज स्प्रेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर and a block is placed on the floor and pulled horizontally at a constant speed of 2 meters per second. ये ब्लॉक का स्पीड दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक, द फेस ऑफ द ब्लॉक टचिंग द ऑयल, इसका एरिया भी दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया हुआ है 10 पॉइस। अच्छा याद करो कि पॉइस SI है कि CGS है? पॉइस कौन सा यूनिट था? CGS। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर तुम सब कुछ SI में कर रहे हो और फोर्स को न्यूटन में निकालना चाह रहे हो तो 10 पॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे SI में? 10 इंटू 0.1 SI यूनिट्स, है ना। ये चीज का ध्यान रखना। तो देखो अभी सिचुएशन क्या है, ये कैस्टर ऑयल का इतना पतला सा लेयर है,
है ना, उसका उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो किसके साथ कांटेक्ट में, सर ग्राउंड। ग्राउंड के साथ, तो उसका स्पीड तो 0 होगा और थिकनेस खाली 1 mm दिया हुआ। तो देखो इतना कम थिकनेस देने का भी मतलब क्या होगा, इट्स अ हिंट कि अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट को कांस्टेंट मानेंगे या वेरिएबल। इतने कम थिकनेस में तो अपन लगभग कांस्टेंट ही मान सकते हैं ना। यस सर। v by dz is approximately delta v by delta z, ये अपन यूज कर सकते हैं। सॉरी, dv by dz is approximately delta v by delta z। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, स्पीड 0 से 2 मीटर्स पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो 2 माइनस 0, और कितने थिकनेस में चेंज हो रहा है 1 mm, 1 तो अपॉन 10 टू द पावर -3, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और एरिया कितना है उसका 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ, राइट। और विस्कोसिटी भी दिया हुआ है ईटा। तो इस ब्लॉक पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, और जितना भी विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स को भी उतना ही राइट की तरफ ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स शुड बी 0। तो हमसे पूछा है कि इसको कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए, तो कहने से दैट इज सेम एज विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये सारे वैल्यूज पता है मुझे, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। देखो यस सर। सबको समझ में आ गया ये एग्जांपल। इस तरीके से अपन विस्कोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का एग्जांपल है। इसमें भी ब्लॉक का मास दिया हुआ है, इसको m मान लो 50 ग्राम, और यहाँ पे भी ऑयल का लेयर है, ऑयल का जो लेयर है उसका थिकनेस 1 mm दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है, और ब्लॉक को 2 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी इंपार्ट किया हुआ है। इट इज फाउंड दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली पिछले सवाल जैसा ही है, बस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बजाय कौन अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन कर रहा है इधर, ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन मूव करवा रहा है, ग्रेविटी का कंपोनेंट, वेरी गुड। तो mg sin थीटा इसको मूव करवा रहा है, और इस mg sin थीटा लगने के बावजूद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कहने से विस्कस फोर्स भी पीछे उतना ही लगा होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे विस्कस फोर्स इज mg sin थीटा, और विस्कस फोर्स को ईटा a डेल्टा v बाय डेल्टा z के इक्वल कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये भी सेम टाइप का एग्जांपल है। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, बस sir. ईटा ही अननोन है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड विस्कस फोर्स। अभी विस्कस फोर्स के ऊपर थोड़े एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ लॉ। एंड एज पर स्टोक्स लॉ, अगर मान लो कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, और मान लो एक ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो एक विस्कस लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर रहा है। किसी भी विस्कस लिक्विड में अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो विस्कस लिक्विड इस पे विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, वेलोसिटी के Opposite अलोंग या to वेलोसिटी के ऑपोजिट, वेलोसिटी के ऑपोजिट, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको ओपोज करेगा ना। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा। लेकिन देखो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में विस्कस फोर्स फॉर्मूले से निकालना बहुत मुश्किल होगा, राइट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। यहाँ पे अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सपोज्ड एरिया, एरिया इन कांटेक्ट, वो सब इतना इजीली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक अलग से फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है एक इंग्लिश फिजिसिस्ट ने जिसका नाम है स्टोक्स। तो अपन डायरेक्टली उसका रिजल्ट यूज करेंगे, ये रिजल्ट हमें मेमोराइज करना होगा। दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई, 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा, ईटा मतलब किसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉलिड बॉल का या लिक्विड का, Solid ball. लिक्विड का, Solid ball, liquid का. लिक्विड का रहता है ना विस्कोसिटी, लिक्विड। मुझे बताइए विस्कस फोर्स कौन लगा रहा है इस बॉल पे, ये लिक्विड लगा रहा है ना, जिस Liquid लगा लिक्विड में रहा वो है. फ्लो कर रहा है, तो ये विस्कोसिटी हम हमेशा लिक्विड का लेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सॉलिड बॉल की बजाय एक लिक्विड बॉल भी दे देंगे हाइपोथेटिकल, और लिक्विड बॉल का भी विस्कोसिटी दे देंगे, और जिस लिक्विड में वो फ्लो कर रहा है उसका भी विस्कोसिटी दे देंगे। तो कौन सा विस्कोसिटी यूज करेंगे,
बॉल का या जिसमें वो फ्लो कर रहा है उसका? इसमें flow आ रहा जिसमें जिसमें फ्लो कर रहा है उसका, इस बात का ध्यान रखना। इसका विस्कोसिटी लेंगे अपन ईटा, तो 6 पाई ईटा इंटू आर। आर मतलब रेडियस ऑफ दिस बॉल, रेडियस ऑफ दिस सॉलिड बॉल को अपन आर मान रहे हैं। और इंटू स्पीड, जो भी उस सॉलिड बॉल का स्पीड होगा वो। तो स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो। 6 पाई ईटा आर वी, इतना विस्कस फोर्स उस स्फीयरिकल बॉल पे लग रहा होगा। खाली स्पीयर्स के लिए एप्लीकेबल है, अगर स्फीयरिकल बॉल हुआ तभी अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अपन एक और इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करेंगे, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड का मतलब समझते हो? कभी सुना है ये वर्ड टर्मिनल स्पीड क्या होता है? नो सर। अच्छा मुझे बताओ, रेन ड्रॉप्स जो गिरते वो कितने हाइट से गिरते? बहुत कम या बहुत ही ज्यादा? बहुत ज्यादा। रेन ड्रॉप्स तो बहुत ही ज्यादा हाइट से गिरते। और अगर मैं काइनेमेटिक्स अप्लाई करूंगा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उनका स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होगा अगर एच बहुत ज्यादा है तो। बट क्या एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स इतने ज्यादा स्पीड से गिरते? कितना गिरना चाहिए एच हाइट से गिरने के बाद? नो सर। नहीं तो काफी इंजरीज हो जाती ना जिसपे भी गिरता उस पे। बट इतना ज्यादा स्पीड तो होता नहीं है उसका। उसका रीजन क्या है? एटमोस्फियर जो है वो उस पर एक विस्कस फोर्स ऊपर लगा रहा है, राइट? उसको रेजिस्ट कर रहा है उसके फॉल को। एंड कुछ समय के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर जाता है। तो टर्मिनल स्पीड इज लाइक अ कांस्टेंट स्पीड विच इज एक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम। क्यों एक्वायर कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक बहुत ही लंबा कंटेनर है, लॉन्ग कंटेनर फिल्ड विद विस्कस लिक्विड। इसके अंदर एक विस्कस लिक्विड भर दिया और इसके अंदर एक स्फीयरिकल बॉल हम ड्रॉप कर रहे हैं। इसको रिलीज कर दिया लिक्विड के अंदर, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0। अच्छा, अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो विस्कस फोर्स भी कितना होगा? विस्कस फोर्स 0। किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ना। अगर इनिशियली स्पीड ही 0 है तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा इनिशियली। तो इनिशियली इस बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? खाली mg, और ऊपर विस्कस फोर्स 0 है। अच्छा, और बुएंसी फोर्स भी लग रहा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉल जो है, वो लोग ने कौन सा सिंबल्स यूज किया वही कर लेते। डेंसिटी ऑफ बॉल को डी मान लेते, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो मान लेते। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसी भी इंस्टेंट पे इस बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? नीचे वेट, ऊपर बुएंसी, लिक्विड का बुएंसी फोर्स, और एक और कौन सा फोर्स होगा? विस्कस फोर्स। ये तीन ही फोर्स लग रहे होंगे, राइट, इस बॉल पे। इनमें से कौन से फोर्सेस कांस्टेंट है और कौन से वेरिएबल है? जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा, मान लो मैंने इनिशियली उसको पूरा सबमर्ज करके ही ड्रॉप किया, कंप्लीटली सबमर्ज था वो इनिशियली, तो क्या बुएंसी फोर्स में कोई भी फर्क आएगा? नो सर। नो सर। पहले से अगर वो कंप्लीटली सबमर्ज है तो बुएंसी फोर्स तो सेम ही रहने वाला है, और वेट भी सेम रहेगा। यस। लेकिन वो जैसे जैसे नीचे ट्रेवल करेगा, उसका स्पीड के साथ क्या हो रहा है? पहले तो 0 था, अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा ये वाला फोर्स जो है वो बड़ा होते जाएगा, राइट? यस सर। इनिशियली वो नीचे ट्रेवल क्यों कर रहा है? इनिशियली नीचे ट्रेवल करने का रीजन क्या होगा? mg बड़ा कि बुएंसी बड़ा? mg। mg बड़ा, मतलब मैं डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ा मान रहा हूँ, तो इनिशियली mg बुएंसी से बड़ा। तो कहना है इसे, इनिशियली जो नीचे की तरफ नेट फोर्स है वो mg माइनस बुएंसी होगा इनिशियली। ये नेट फोर्स इस पे नीचे लग रहा है क्योंकि इनिशियली विस्कस फोर्स 0 था। लेकिन विस्कस फोर्स हमेशा 0 रहेगा या बढ़ते जाएगा धीरे धीरे? बढ़ेगा। पड़ेगा सर। तो एज द बॉल ट्रेवल्स डाउन, as the ball travels down, can I say its speed will increase? Its speed increases, and so what will increase?
क्या बढ़ेगा? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा विस्कस फोर्स तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा ना, और इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा आएगा जब विस्कस फोर्स इंक्रीज होते होते mg माइनस बी के बराबर होगी। विस्कस फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर या नीचे? अपवर्ड्स। विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है और mg माइनस बुएंसी नीचे लग रहा है। तो अगर मान लो विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने mg माइनस बी को बैलेंस कर दिया, तो उस समय बॉल पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0. 0। तो अगर मान लो बॉल कुछ डिस्टेंस नीचे ट्रेवल किया और इतना ट्रेवल करने के बाद उसने v स्पीड एक्वायर कर लिया, v स्पीड बढ़ते गया और v स्पीड की वजह से विस्कस फोर्स भी बढ़ते गए। ये अभी इस पे ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, इनिशियली तो 0 था और विस्कस फोर्स ने ऐसी वैल्यू एक्वायर की जिससे mg और बुएंसी का जो रिजल्टेंट है उसको बैलेंस कर दिया। तो इस समय तो मैं बोल सकता हूँ इस पे एफ नेट 0 हो जाएगा। इफ विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस बुएंसी, एफ नेट इज 0। और एफ नेट 0 मतलब क्या? इसके बियॉन्ड उसका वेलोसिटी और बढ़ पाएगा, उसका No, sir. एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ तक तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया था, बट इसके बियॉन्ड तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब उसने जो भी वेलोसिटी एक्वायर किया होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बोल सकते हैं अपन। और Yes, इसी sir. कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन क्या नाम देते हैं टेक्निकली? टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड मींस द कांस्टेंट स्पीड एक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम, और आगे वो उसी स्पीड से कंटिन्यू करेगा। तो बारिश भी जब ग्राउंड तक पहुंचते वो कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगे? टर्मिनल स्पीड से, जो उन्होंने बहुत पहले एक्वायर कर लिया होगा काफी ऊपर हाइट पे, राइट? इसीलिए उनका स्पीड उससे उससे बियॉन्ड नहीं बढ़ पाता। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? सिंपली ये इक्वेशन लगा देंगे। इस इक्वेशन में बताओ विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये जो हमने देखा था 6 पाई ईटा आरवी। तो 6 पाई ईटा आरवी ये विस्कस फोर्स है। मास कितना होगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। और वैसे ही बुएंसी फोर्स कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये वाला टर्म मैं कॉमन ले सकता हूँ और अंदर डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बच जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपन v निकाल सकते हैं, विच इज टर्मिनल स्पीड। आई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा। केविन कुछ पूछना है तुम्हें या कुछ लिखना चाहते हो? बताओ, मैं लिख दूं तुम्हारे लिए। ओके चलो, एनीवेज बताओ आगे क्या करेंगे। और सर ये 3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, राइट? तो इसको रीअरेंज कर लो। तो 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी इंटू डी माइनस रो, ये टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला हमें मिल रहा है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें इसको भी मेमोराइज करना होगा। और सर हाँ बताओ। ये जो विस्कस फोर्स है वो चेंज नहीं होगा? स्पीड सेम हो गया ना? बट तो सर वेलोसिटी ग्रेडियंट तो चेंज होगा ना? नहीं, स्टोक्स अभी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स निकालने के लिए क्या अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसीलिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे अगर तुम्हें विस्कस फोर्स निकालने की जरूरत पड़े तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसको यूज करने के बजाय अपन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। ये सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन है फॉर्मूला का, जो खाली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम और सारे ऑब्जेक्ट्स पे भी इसको छोड़ के ये अप्लाई करो। दिस इज ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो बता ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? पाई ईटा। पाई और ईटा तो सेम ही रहेगा ना लिक्विड पे, लिक्विड के प्रॉपर्टी से। रेडियस भी बॉल का चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं विस्कस फोर्स स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वो बढ़ेगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो टर्मिनल, इसका मतलब टर्मिनल स्पीड एक्वायर करने के बाद विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा ना उसके बियॉन्ड। समझो? और ये टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला हो गया। टर्मिनल स्पीड आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और विस्कोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ही कम स्पीड होगा, क्योंकि वो लिक्विड उतना ही उसको रेजिस्ट कर रहा होगा।
ओके, एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन? किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। इसको भी तुम खुद से डिराइव करना, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर लेना और टर्मिनल स्पीड डिराइव कर लेना खुद से। ओके, सेम चीज ऊपर एक्सप्लेन की, इसको बाद में रीड कर लेना। आगे बढ़े, ज्यादा Yes, फास्ट तो नहीं sir. लग रहा ना? No, सब sir. समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. अभी देखो एक और चीज, हमने टर्मिनल स्पीड तो निकाल लिया, बट टर्मिनल स्पीड तक पहुंचते पहुंचते स्पीड किस तरीके से वेरी किया होगा। हमें पता है कि स्पीड इंक्रीज किया होगा, मगर लीनियरली तो इंक्रीज नहीं करेगा ना, इतना सिंपल रिलेशन नहीं। तो स्पीड इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा, और ये ग्राफ भी कैसा है इसको भी अपन डिराइव कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो कि टाइम के साथ स्पीड कैसे वेरी करेगा, तो हमें काइनेमेटिक्स यूज करना होगा। स्पीड एज अ Yes, फंक्शन ऑफ sir. टाइम निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो किसी भी इंस्टेंट पे, हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट लिया था उसमें मान लेते हैं कि कोई भी जनरल टाइम पे, किसी भी जनरल टाइम पे मान लेते हैं ये बॉल यहाँ पे कहीं तो पहुंच गया होगा और उसने वी स्पीड एक्वायर कर ली होगी आफ्टर एनी जनरल टाइम। ये वी स्पीड टर्मिनल स्पीड के इक्वल हो गया, उससे कम होगी, उससे कम हो। उससे कम होगी। मैं किसी, क्योंकि मैं किसी भी जनरल टाइम की बात कर रहा हूं, एट एनी टाइम टी, दैट इज अज्यूम दैट, लेट्स अज्यूम दैट ball has acquired a speed of v। तो इस समय इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा होगा। क्या ये फोर्सेस अभी बैलेंस हो रहे? टर्मिनल स्पीड एक्वायर नहीं हुआ अभी, अपन कोई भी जनरल टाइम पे दिख रहा, तो दीज आर नॉट बैलेंस ना। इसका अभी भी नीचे की तरफ कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, और नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन सा इक्वेशन लिखना चाहिए इस इंस्टेंट पे? फोर्स इक्वेशन। बताओ फोर्स इक्वेशन क्या होगा? mg minus b minus mg viscous force माइनस is there. बुएंसी माइनस विस्कस फोर्स, वेरी गुड, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसका फोर्स इक्वेशन होगा। Yes, sir. और m को, mg माइनस बुएंसी को मैं क्लब करके डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये लिख सकता हूँ mg माइनस बी को। Yes, sir. और विस्कस फोर्स को 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी मैं dv बाई dt लिख सकता। Yes, sir. तो देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल्स तुम्हें दिखाई दे रहे? सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन सा पैरामीटर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। So velocity. खाली वेलोसिटी, राइट? बाकी सब तो Velocity. कांस्टेंट ही। तो हमें वेलोसिटी और टाइम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया ना। तुम लोग ने काइनेमेटिक्स 2 में ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए होंगे रिलेशंस निकालने के लिए, वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, है ना? तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका एक सिंप्लीफाइड नामकरण कर लेते हैं, उसको एक अलग छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा टर्म भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको क्या Yes. नाम दे? इसको लेट से C1 नाम दे देते। अच्छा, नाम भी m से डिवाइड करने के बाद दे दो, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो RHS में खाली dv बाई dt बच रहा है। तो ये जो पूरा टर्म हमें दिखाई दे रहा है, लेट्स कॉल दिस C1, सम कांस्टेंट C1। और v के अलावा ये वाला जो टर्म है इसको C2 नाम दे देते। तो अभी लिखना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बार बार इतने बड़े टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं क्या लिखूंगा इसको, dv बाई dt कैन आई से इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2v। इससे डील करना बेटर है ना हमारे लिए, Yes, sir. थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए dv और dt को अलग कर दो और dv के साथ सारे v वाले टर्म्स को जोड़ दो। तो dv अपॉन C1 माइनस C2v इक्वल्स टू dt, एंड देन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। जब टाइम जीरो था उस समय वेलोसिटी भी जीरो होगा, और किसी भी जनरल टाइम t के बाद मैं मान सकता हूँ उसने कोई भी जनरल वेलोसिटी v एक्वायर कर लिया होगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे v इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही सेम चीज तुम काइनेमेटिक्स 2 में करते थे पहले।
अभी बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx? ln x. ln x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b इज ln ax प्लस b अपॉन a. ये पता है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का? अगर लीनियर फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से कर लो एंड फाइनली जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर लो. ये सीखा था तुमने कैलकुलस में? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln ऑफ c1 माइनस c2v डिवाइड किससे करूंगा? Minus माइनस C2 c2 से. minus C. और लिमिट्स होगा 0 से v और RHS में खाली t बच जाएगा. ये माइनस c2 को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दो तो ये माइनस c2t यहाँ पे आ जाएगा. और LHS में लिमिट्स डाल दो. अपर लिमिट ln c1 माइनस c2v माइनस लोअर लिमिट v को 0 डालूंगा तो खाली ln c1 बच जाएगा एंड ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b. तो यहाँ पे c1 डिवाइड हो जाएगा. फॉलो कर रहे हो सब लोग? ये स्टेप कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? no. No, sir. देन ln को हटा दो. ln के अंदर जो है वो 1 माइनस c2 बाई c1 भी लिख दो डिवाइड करके. और ln को हटाने का मतलब RHS को e के पावर में रेस कर देना. Yes, sir. तो इसको सिंप्लीफाई करते हो. c2v by c1 is 1 minus e to the power minus c2t. तो फाइनली वेलोसिटी का देखो फंक्शन क्या आ रहा है? c1 अपॉन c2 1 minus e to the power minus c2t. ये कैसा ग्राफ होगा? एक्सपोनेंशियल. यहाँ पे तुम देख Yes, पा रहे हो yes. अगर जब टाइम t को 0 डालो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम t को अगर तुम इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 को टेंड करेगा एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलोसिटी विल टेंड टू दिस टर्म. तो यहाँ पे जो c1 by c2 दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? c1 by c2 is basically velocity acquired after a very long time and technically उसको क्या नाम दिया था अपन? बहुत लंबे समय के बाद वो कितने स्पीड से मूव करेगा? टर्मिनल स्पीड, राइट? Yes, अगर yes. तुम c1 by c2 कैलकुलेट करके देखोगे, इसको मैंने c1 माना था और इसको c2, इसको डिवाइड करके देखना जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनल स्पीड के फॉर्मूला से मैच भी कर जाएगा. ये तुम बाद में वेरीफाई कर सकते हो. और ये जो इक्वेशन हमें मिला हुआ है वेलोसिटी का, इसका ग्राफ ऐसा होगा. इनिशियली वो 0 स्पीड से स्टार्ट करेगा और बहुत ही लंबे समय के बाद वो इस टर्मिनल स्पीड को टेंड करेगा इस तरीके से. ओके, एनी डाउट्स? सर वेलोसिटी एक्वायर आफ्टर लॉन्ग टाइम के टी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ई तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ना 2.7. तो c1 by c2 कैसे आएगा सर? देख अगर मैं टी को इनफाइनाइट डालूंगा तो e टू द पावर माइनस c2 इंटू इनफाइनाइट ये 1 अपॉन e टू द पावर c2 इंटू इनफाइनाइट हो जाएगा विच इज लाइक 1 अपॉन इनफाइनाइट ना. तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा. तो जब t इनफाइनाइट होगा मतलब बहुत ही लंबे समय के बाद, एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं बोल रहे, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद ये सेकंड टर्म 0 को टेंड करेगा ना. तो Yes. वेलोसिटी c1 by c2 हो जाएगा. दिख रहा है अभी ये? यस सर. ओके, ये डेरिवेशन भी खुद से ट्राई करना तो तुम्हें और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. ये कुछ एग्जांपल्स. ये वाला एग्जांपल देखो. स्टील बॉल का रेडियस दिया हुआ है. इट इज रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ डीप लेक. फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल. स्टील का डेंसिटी पता है, लिक्विड का पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, रेडियस पता है. तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना. 2/9 r² डेंसिटीज का डिफरेंस इनटू g अपॉन ईटा है ना. ये फॉर्मूला को यूज टू करवाने के लिए एग्जांपल दिया. इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा. दिस इज टर्मिनल स्पीड. फिर ये वाला एग्जांपल. अ स्मॉल बॉल falls from rest in a viscous medium. Due to viscous force, heat is produced. Show that the rate of heat generation is proportional to fifth power of the radius of the ball. अच्छा, रेट ऑफ हीट जनरेशन मतलब विस्कस फोर्स ने जो वर्क किया होगा. विस्कस फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? असिस्टिंग या ओपोजिंग? ओपोजिंग वर्क कर रहा है ना.
जैसे फ्रिक्शन जो वर्क करता है, तुमने पढ़ा ऐसा सवाल देखा है पहले फ्रिक्शन में कि एक ब्लॉक किसी स्पीड से स्लाइड कर रहा है और स्लाइड करने की वजह से हीट डेवलप हो रहा है। हीट क्यों डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। किया है पहले ऐसा सवाल? फ्रिक्शन sir. फोर्स के वर्क की वजह से हीट जनरेट हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे विस्कस फोर्स के वर्क की वजह से, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स विल जनरेट हीट। तो जिस भी रेट से हीट जनरेट हो रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ हीट जनरेशन। कैन आई से दिस इज सेम एज रेट ऑफ वर्क डन बाय द विस्कस फोर्स? और किसी भी फोर्स का रेट ऑफ वर्क क्या होता है? पावर। Power. पावर डन बाय द विस्कस फोर्स। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना? वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा तुमने। विस्कस फोर्स का पावर होगा विस्कस फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा, Yes, विस्कस yes. फोर्स कितना होगा स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग? 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस फोर्स होगा। और v तो हमें पता ही है, v इज v ओनली, टर्मिनल स्पीड। उस समय उसने टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगा, तो v स्क्वायर। तो 6 पाई ईटा आर v स्क्वायर, टर्मिनल स्पीड का स्क्वायर। तो टर्मिनल स्पीड का भी फॉर्मूला डाल दो। पूरा डालने की जरूरत नहीं, खाली इतना याद रखो कि टर्मिनल स्पीड r के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा था? r स्क्वायर। तो टर्मिनल स्पीड का जो स्क्वायर है वो r टू दी पावर 4 पे डिपेंड करेगा, इनटू बाकी के कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल तुम देख पा रहे हो, ये जो रेट ऑफ वर्क डन है विच इज पावर जनरेटेड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 5। ये प्रूव कर दिया अपन ने। समझा ये Yes, सबका? sir. ओके। ये पूरा समरी अब तक जो पढ़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो तुम्हें पता होनी चाहिए। टर्मिनल स्पीड विस्कस फोर्स का जनरल फॉर्मूला, विस्कस फोर्स ऑन स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट्स उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रेनॉल्ड्स नंबर। देखो ये वाला पार्ट अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे अपन पढ़ लेते। रेनॉल्ड्स नंबर अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में हमेशा फ्लो कैसा माना था? स्टेडी या टर्बुलेंट? Steady. स्टेडी Steady. फ्लो, स्टेडी स्टेट फ्लो माना था, जिसको अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते थे। स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी का ऑपोजिट होगा टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर मान लो मुझे डिसाइड करना है कि किसी पाइप में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या पैरामीटर यूज करेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए अपन रेनॉल्ड्स नंबर करके एक पैरामीटर होता, विच वाज स्टडीड बाय ऑसबोर्न रेनॉल्ड, ये साइंटिस्ट का नाम था, तो उसी के नाम पे ये नंबर डिफाइन कर रहे हैं अपन, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का तुम्हें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, डी मतलब इनर डायमीटर, स्मॉल डी जो है वो पाइप का इनर डायमीटर होगा, आउटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये नंबर को अपन स्टडी करेंगे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये ऑब्जर्व किया कि ये नंबर अगर 2000 से छोटा होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो पैरामीटर है दिस इज यूनिटलेस, ये तुम खुद से बाद में वेरीफाई कर सकते हो, इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा, राइट? तो अगर ये नंबर 2000 से कम हुआ तो अपन फ्लो को स्टेडी मान सकते, और अगर ये नंबर 3000 से बढ़ गया, 3000 से भी ज्यादा हो गया, तो इसको अपन टर्बुलेंट मान सकते। और 2000 से 3000 के बीच में ट्रांजिशन फेज होगा, वो स्टेडी से टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके, तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आर स्टेडी स्टेट होने के लिए आर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? R कम होना चाहिए. कम होना चाहिए। फॉर स्टेडी स्टेट आर शुड बी लेस, और आर का कम होना मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसा होना चाहिए? ईटा ज्यादा होना चाहिए, या फिर डेंसिटी कम होना चाहिए, स्पीड कम होना चाहिए। लॉजिकल है ना, स्पीड कम होगा तभी वो कम टर्बुलेंट होगा, ज्यादा स्पीड में तो टर्बुलेंस बढ़ जाएगा। और या फिर डायमीटर कम होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स अपन स्टडी कर पा रहे स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए, एंड टर्बुलेंट के लिए उल्टा हो जाएगा, राइट? ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है, इसको फाइंड करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकालो और देखो कि वो 3000 से बड़ा है कि छोटा है।
अगर 3000 से बड़ा आ गया तो टर्बुलेंट बोल सकते हैं उसको। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सब? यस सर। ऑलराइट, अभी एक नया थियरी हम देखने वाले जिसको अपन बोलते हैं पॉइजल्स इक्वेशन। इसको भी एकदम बेसिक से अपन समझ लेते हैं, बेसिक से डिराइव करते हैं। पॉइजल्स इक्वेशन, मान लो एक सिलिंड्रिकल पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये एक सिलिंड्रिकल पाइप है। पाइप के जो वॉल्स होंगे वो कैसे शेप के होंगे? सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन जो है उसका सर्कुलर होगा, और पाइप के Yes, वॉल्स sir. का स्पीड भी जीरो होगा। तो जो भी लिक्विड पाइप के वॉल्स के साथ कांटेक्ट में, ये सर्कुलर लिक्विड जो होंगे जो पाइप के वॉल्स के साथ कांटेक्ट में, इन लिक्विड का स्पीड क्या होगा? इन पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगा? जीरो। और जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, अंदर की तरफ अगर मैं छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाऊंगा तो स्पीड के साथ क्या होगा? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके स्पीड के साथ क्या होगा? बढ़ते जाएगा। Yes, sir. सबसे मैक्सिमम स्पीड कौन से लिक्विड के लेयर के साथ होगा? सेंटर मोस्ट, Sir, क्योंकि वो बॉल से सबसे दूर है ना? तो यहाँ पे लिक्विड के जो लेयर्स होंगे वो सर्कुलर होंगे, या फिर 3D की अगर मैं बात करूँ तो सिलिंड्रिकल लेयर्स होंगे। तो सबसे सेंटर पे जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा। इसका स्पीड अपन V0 मान लेते हैं, मैक्सिमम। और जैसे जैसे सेंटर से अपन दूर जा रहे, स्पीड कम होते जा रहा है, और फाइनली सबसे ऊपर तो जीरो ही हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ, इसको एक नाम दे देते आर। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो ये स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक आर रेडियस का ही सिलेंडर मान लो, आर रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर मान लो, जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, राइट? एक एलिमेंट ले रहे हैं अपन, इसको मैं H भी कर देता हूँ, इसमें पानी भी फ्लो कर रहा होगा। मुझे बताओ, पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा होगा वो आर के साथ कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। सो स्पीड ऑफ लेयर्स v, कैन आई से इट्स चेंजिंग विद r? ऑब्वियसली सेंटर पे सबसे ज्यादा है, और r जब सिलेंडर पाइप के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, पाइप का रेडियस कैपिटल R मान लेते, तो जब r कैपिटल R के इक्वल होगा तब स्पीड जीरो होगा, और जब r जीरो के इक्वल है तब स्पीड मैक्सिमम है, विच इज v0। सो स्पीड ऑफ द लेयर्स v इज चेंजिंग विद r, ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे। बट मुझे बताओ, क्या स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है? अगर किसी पर्टिकुलर r में मैं एक लेयर को ऑब्जर्व करूं, उसका स्पीड क्या टाइम के साथ चेंज होगा? नो सर। टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये बात समझ लो। r के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लेयर्स ऊपर जा रहे हैं उनका स्पीड कम होते जा रहा है, मगर हर एक लेयर्स का टाइम के साथ सेम स्पीड एक्वायर हो चुका है। सो स्पीड ऑफ द लेयर्स इज चेंजिंग विद r बट नॉट विद टाइम, नॉट विद टाइम। और अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो इसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन मान सकते हैं। कैन आई से dv by dt विल बी जीरो, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब नेट फोर्स जीरो। किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और अभी मेरा सिस्टम क्या है? ये वाला, ये जो मैंने H किया है इसको मैं सिस्टम मान लूं, और मैं चेक करूंगा कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे। इसके लेफ्ट पे जो प्रेशर होगा P1, उसके वजह से फोर्स किस तरफ लग रहा होगा इस लेयर पे, लेफ्ट या राइट? ये P1 प्रेशर इसको अपने से दूर पुश कर रहा होगा ना, राइट की तरफ। तो लेफ्ट में इसके जो भी प्रेशर होगा P1, उसके वजह से P1 इंटू A1, P1 इंटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट? आया सर। पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना? यस सर। और वैसे ही इसके लेफ्ट में अगर मैं प्रेशर P2 मान लूं, तो उसके वजह से जो फोर्स है वो लेफ्ट में लग रहा होगा। अगर राइट में मैं प्रेशर P2 मान लूं तो, एंड दिस फोर्स विल बी P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी बात करते हैं विस्कस फोर्स की। ये वाला जो एलिमेंट है, इसके अंदर के जो लेयर्स है वो इस पे इंटरनल फोर्स लगा रहा है कि एक्सटर्नल?
अंदर के जो लेयर्स आपस में फोर्स लगा रहे, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटर इंटरनल। अंदर के लेयर्स तो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, तो क्या अपन इंटरनल फोर्स को एफबीडी में बनाते? नो नो सर. सर. और इसके बाहर वाला जो लेयर ट्रेवल कर रहा होगा, ये वाला लेयर, ये अंदर वाले ब्लू लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और कम स्पीड से? कम कम। स्पीड से. कम स्पीड से। तो कहने से ये वाला जो लेयर है, इसके बाहर जो लेयर होगा, वो इस पे पीछे की तरफ विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। ये बात समझ में आ रही? जो ग्रीन लेयर्स इससे सराउंडेड है, वो तो कम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, तो उसको ओपोज करने की कोशिश करेंगे, तो इस पे पीछे की तरफ इस तरीके से विस्कस फोर्स लगाएंगे। यस सर. अच्छा देखो, यहाँ पे ऐसे मत इमेजिन करो कि विस्कस फोर्स खाली दो जगह लग रहा है, ऊपर नीचे। विस्कस फोर्स पूरे सर्कल पे लग रहा होगा। सिलेंडर का जो भी कांटेक्ट एरिया होगा, ब्लू वाले लेयर के बाहर जो ग्रीन वाला लेयर है, उनका कांटेक्ट एरिया तुम देख पा रहे हो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। कांटेक्ट एरिया जो अपन विस्कस फोर्स के फॉर्मूला में यूज करते हैं, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी? सिलेंडर का मैं पाई लेंथ स्मॉल आर स्मॉल. एल मान लेता हूँ, सिलेंडर का लेंथ। तो क्या ना, इसे कांटेक्ट एरिया इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? देखो मैं तुम्हें विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे इमेजिन करो कि अलग अलग साइज के पाइप से, ऐसे मान लो एक के अंदर एक पाइप से, इसके अंदर मैंने एक और पाइप डाल दी, और दोनों पाइप के बीच में तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं गैप दिखा रहा हूँ। अंदर वाला जो पाइप है वो एक सॉलिड पाइप है, इट्स अ सॉलिड पाइप। और बाहर वाला पाइप कैसा है, सॉलिड या हॉलो? हेलो. बाहर वाला पाइप हॉलो पाइप। और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे गैप दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली मान के चलो कि गैप है ही नहीं। मैं जो ग्रीन कलर में गैप दिखा रहा हूँ, दैट गैप डज नॉट एग्जिस्ट। वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिखा रहा हूँ, राइट? तो इन दोनों पाइप्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट होगा, वो कौन से एरिया के अलॉन्ग होगा, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगर इसका रेडियस मैं आर मान लूं और लेंथ एल, तो कॉन्टेक्ट एरिया को अपन क्या बोलेंगे? 2 पाई आर एल। ये वाला जो पूरा एरिया होगा इसका, ये एरिया के अलॉन्ग इनका कांटेक्ट हो रहा होगा ना, 2 पाई आर एल। और अभी अगर मान लो मैं अंदर वाले पाइप को 5 मीटर पर सेकंड से मूव करवा रहा हूँ, और बाहर वाला पाइप कम स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स से 4 मीटर्स पर सेकंड, तो बाहर वाला पाइप अंदर वाले पाइप के साथ क्या करेगा? उसकी स्पीड को बढ़ाने की लेफ्ट कोशिश में करेगा या कम करने की कोशिश करेगा? कम करने का. कम। तो बाहर वाले पाइप ने अंदर वाले पाइप पे इस तरफ फोर्स अप्लाई किया होगा, और कौन से एरिया पे अप्लाई किया होगा? ये इस पूरे एरिया पे, राइट? और वैसे ही अंदर वाले पाइप ने बाहर वाले पाइप पे राइट की तरफ फोर्स अप्लाई किया होगा। अंदर वाला पाइप चाहेगा कि ये भी उसके साथ पाइप से मूव करे, जैसे फ्रिक्शन ऑपरेट करता था वैसे। बट मैं एफबीडी किसका बना रहा हूँ, अंदर वाले पाइप का या बाहर वाले पाइप का? ऊपर वाली सिचुएशन बाहर वाले. एफबीडी तो अंदर वाले का बना रहे हैं ना अपन, अंदर वाला सॉलिड रीजन जो ब्लूली हैच्ड है। यस सर. तो उस पे तो बस बाहर वाले पाइप ने जो फोर्स अप्लाई किया होगा वही अपन लिखेंगे, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ईटा इंटू कॉन्टेक्ट एरिया विच इज 2 पाई आर एल इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हमारा टारगेट ही ये है कि हम v एज अ फंक्शन ऑफ r निकाल पाए। तो dv बाई dr ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन वेरिएबल मान के ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको dv बाई dr ही लिख दूंगा। ये विस्कस फोर्स होगा, समझ में आया? ये फर्स्ट फॉर्मूला जो देखा था उसको अप्लाई कर रहे हैं। यस सर. और ओवरऑल कितने फोर्स लग रहे हैं? प्रेशर का ये वाला फोर्स, प्रेशर का ये वाला फोर्स, और ये विस्कस फोर्स। हाँ बताओ सिद्धार्थ। सर ये P2 अलग क्यों है? P1 वो पाइप पे डिपेंड करेगा ना। मुझे बताओ, किसी पाइप में अगर मुझे लिक्विड को फ्लो करवाना है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना, तभी लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे फ्लो करेगा। yes, sir. P1 अगर P2 से बड़ा होगा, तभी लिक्विड का इस तरफ फ्लो हो पा रहा होगा ना, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Yes, sir. सेम होता तो वो फ्लो ही नहीं कर पाता, फाइनली रुक जाता ना वो। Yes, sir. इसीलिए इसीलिए अपन P2 को कम मान रहे हैं। और नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो फोर्सेस को जब मैं बैलेंस करूंगा इधर, क्या इक्वेशन मिलेगा?
राइट की तरफ लग रहा है P1 पाई आर स्क्वायर माइनस P2 पाई आर स्क्वायर। प्रेशर की वजह से इफेक्टिवली ये फोर्स राइट की तरफ लग रहा है और इसको लेफ्ट की तरफ वाला विस्कस फोर्स बैलेंस कर रहा है, ईटा 2 पाई आर एल dv by dr। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, P1 माइनस P2 को क्लब करके डेल्टा P नाम दे दो, प्रेशर डिफरेंस, और पाई के टर्म्स कैंसिल हो रहे, एक R भी कैंसिल हो रहा होगा, तो LHS में क्या बचा, P1 माइनस P2 डेल्टा P इंटू R, और RHS में 2 टाइम्स ईटा L, उसको नीचे ले लो 2 टाइम्स ईटा L, और यहाँ पे dv by dr बच गया। मेरा टारगेट है v एज अ फंक्शन ऑफ r निकालना, तो ये dr को भी यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे डाल दो, और दोनों साइड क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन से मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। अभी देखो इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट है ना, क्या जरूरी है हमेशा उसको अपन 0 से ही स्टार्ट करेंगे, क्या ऐसा कंपल्शन है लोअर लिमिट 0 से ही स्टार्ट करना है, कहीं रूल है क्या ऐसा? नो सर। तो मुझे लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से या फिर एक ऐसे पॉइंट से जहां पे मुझे उसकी वैल्यू पता हो, क्योंकि अपर लिमिट इज अननोन। अपर लिमिट में मुझे क्या मिलेगा, जनरल v इन टर्म्स ऑफ जनरल r, किसी भी r पे जब जो v बन गया होगा वो मुझे अपर लिमिट में मिलेगा। तो मेरे लोअर लिमिट दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों नोन होने चाहिए कि उसमें से एक अननोन भी चलेगा? अननोन। दोनों नोन होनी चाहिए ना, क्योंकि अननोन तो यहाँ पे आ गए, अननोन तो यहाँ पे आ गए, तो लोअर लिमिट तो डेफिनेटली नोन्स होने चाहिए। मुझे बताओ इसमें से कौन से लेयर का स्पीड मुझे डेफिनेटली पता है, इस पाइप में कौन से आर के लिए मुझे स्पीड डेफिनेटली पता है, तो सेंट्रल कैपिटल कैपिटल आर। Capital मुझे R. डेफिनेटली Capital पता है कि जब आर कैपिटल आर के इक्वल होगा तब स्पीड 0 होगा। सेंटर पे मुझे पता है कि मैक्सिमम होगा, मगर कितना होगा ये तो नहीं पता था ना, सम वी नॉट था, वेयर वी नॉट वाज अननोन, बट आई नो दैट जब आर कैपिटल आर के इक्वल है तब तो स्पीड 0 है। तो क्या यहाँ पे अपन लोअर लिमिट को कैपिटल आर डाल सकते, तो स्पीड 0 हो जाएगा, ये दोनों नोन है। समझ में आया Yes, इसका sir. रीजन? ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर लो। LHS में मुझे बताओ आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम आर टू आर, और RHS में dv का इंटीग्रेशन v एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू v। अच्छा एक और चीज बताओ, dv by dr इज पॉजिटिव और नेगेटिव, dv by dr पॉजिटिव है या नेगेटिव? जैसे जैसे r बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे r बढ़ रहा है स्पीड कम हो रहा है, तो dv by dr के साथ मुझे एक पहले से नेगेटिव साइन डाल देना चाहिए था, बिकॉज Yes, sir. dv by dr was decreasing, v was decreasing with r। तो ये जो माइनस साइन है, जो यहाँ पे माइनस साइन था, उसको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। यस सर। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ r मिल गया। और इसमें अगर तुम r को 0 पुट करते हो तो स्पीड क्या बन जाएगा, मैक्सिमम वाला जिसको मैंने v नॉट माना था, तो सेंटर पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। और तुम चेक करके देख सकते हो कि अगर तुम इसमें R को कैपिटल R पुट करते हो तो v कितना आ रहा है, मैच हो रहा है जितना आना चाहिए उससे, 0। 0, और 0 ही आना चाहिए था। समझा सबको ये डेरिवेशन? Yes, sir. अच्छा अभी ये जो हमने निकाला है, दिस इज जस्ट स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ r, दिस इज नॉट पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन पे आने के लिए हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ये खाली फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अपन ने खाली स्पीड इन टर्म्स ऑफ r निकाला, तो हमें सारे लेयर्स का स्पीड पता चल गया। स्पीड पता चल गया तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पता चल जाएगा dv by dr करके, है ना? तो अगर मान लो मुझे किसी भी r पे विस्कस फोर्स निकालना हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूँ। किसी भी r पे अगर मुझे दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स चाहिए तो मैं dv by dr जो है वो यहाँ से निकाल लूंगा, और इस फॉर्मूला से मैं विस्कस फोर्स निकाल सकता हूँ। राइट, अपन एग्जांपल्स देखेंगे बाद में बहुत सारे। एनी डाउट्स सो फार?
नो सर। ओके, अभी ये स्पीड की मदद से अपन एक और चीज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। याद आ रहा है ये टर्म अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। Yes, sir. इसके इक्वल होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। No. किसी भी पाइप में, किसी भी पाइप का अगर एरिया ए होता था, याद करो, और इसमें अगर लिक्विड v स्पीड से ट्रेवल कर रहा, तो तुम्हें याद आ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम dq by dt was एरिया इनटू वेलोसिटी, और इसको अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन से कांस्टेंट मानते थे, याद है, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। यस। तो ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। बट मुझे बताओ, जब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज एरिया इनटू वेलोसिटी, इसमें पूरे एरिया में लिक्विड का वेलोसिटी कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? ये जो v वेलोसिटी है वो पूरे का है कि अलग अलग लिक्विड्स का? पूरे का। पूरे का है ना, तो यहाँ पे v was constant, your velocity v was constant throughout the area, right? velocity v was constant throughout the area, तभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहा था। बट हमारे केस में मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी v पूरे एरिया के अराउंड कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल आ रहा है? ये इक्वेशन मैं वापस लिख देता हूँ, डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ रहा है ना हमारा। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल, हर r के साथ चेंज हो रहा है। तो ये जो पाइप है, इसमें हर r के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं किसी भी जनरल r पे चले जाऊं, और इस जनरल r पे जाके अगर मैं r रेडियस का एक सिलेंडर बनाऊं, और इस सिलेंडर का मैं थिकनेस कितना लूंगा, dr, एक बहुत ही पतला सा एक सिलेंडर मान लो, तो इस पतले से सिलेंडर में ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, देखो इस लिक्विड को मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, ये लिक्विड कौन से रेडियस में फ्लो कर रहा है, r रेडियस में। एक्चुअल में उसका रेडियस r से कहां तक वेरी कर रहा है, r से r प्लस dr वेरी कर रहा है, बट बिकॉज dr इज वेरी स्मॉल, एटलीस्ट मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इतने पतले लेयर में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उन सबका स्पीड कांस्टेंट है। Yes. इन Yes. सबका जो स्पीड है वो मैं इस इक्वेशन से डाल सकता हूँ। और ये लिक्विड जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये जो पिंक लेयर है मुझे एक सर्कुलर रिंग जैसा दिखाई देगा, देखो, आर यू एबल टू विजुअलाइज? एक सर्कुलर रिंग जैसा वो पिंक लेयर दिखाई देगा, सर्कुलर रिंग। ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसका एरिया क्या होगा इस रिंग का, ये जो मटेरियल है जो फ्लो कर रहा है उसका एरिया क्या होगा? कैन आई से 2 पाई आर dr, ये इसका एरिया होगा। तो ये जो पिंक कलर में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है v स्पीड से, वो कौन से क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है? पूरे पाई आर स्क्वायर में तो फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर में तो अंदर नीचे अलग लिक्विड्स होंगे जो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो वो तो खाली 2 पाई आर dr एरिया में फ्लो कर रहा है। तो इसका फ्लो रेट में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसका वेलोसिटी v इनटू जिस एरिया से वो फ्लो कर रहा है 2 पाई आर dr, ये पिंक वाले लिक्विड के लेयर का कंट्रीब्यूशन होगा फ्लो रेट में। फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। और इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो कहने से ये मुझे टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम दे देगा पूरे पाइप में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। देखो ये बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजिंग लग रही है, बताओ समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? तो और सर बेसिकली देख, कहने का सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब एरिया कांस्टेंट था तो मैं a इंटू वी यूज कर पा रहा था, और फिजिक्स में जब भी कोई चीज वेरी करती, वेलोसिटी पूरे एरिया के अलाउंड कांस्टेंट था तो मैं a इंटू वी यूज कर पा रहा था, और अगर वेलोसिटी वेरी करेगा तो v इंटू ए के बजाय इंटीग्रेशन v dA कर देंगे। मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ v इंटू ए, जो मैं तभी अप्लाई कर पा रहा था जब वेलोसिटी कांस्टेंट था। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए मैं v इंटू डी का इंटीग्रेशन करूंगा। डी मतलब ये एलिमेंट मैंने ले लिया, उसका स्मॉल एरिया डी 2 पाई आर dr,
और v मतलब ये, तो इंटीग्रेशन v डी, ये मुझे ओवरऑल फ्लो रेट दे देगा। सिद्धार्थ बताओ क्या डाउट है? नो सर, समझा। समझ गया ना अभी? तो ये वैल्यूज डाल दो। लिमिट्स क्या होगा, 0 से कैपिटल आर, पूरे पाइप के क्रॉस सेक्शन को कवर करना, तो 0 से कैपिटल आर लिमिट्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, डेल्टा पी अपॉन 4 ईटा एल, ये v में से आ जाएगा, और 2 पाई आर यहाँ से आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी आर को बाहर नहीं ले सकता क्योंकि आर भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये बच जाएगा फ्रॉम 0 से कैपिटल आर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 2 ईटा एल इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, है ना, ये टर्म्स आ रहे इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें आर स्क्वायर को बाहर ले लो, और आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये मुझे आर टू दी पावर 4 बाई 2 दे देगा, राइट। एंड सेकेंड टर्म मुझे देगा आर टू दी पावर 4 बाई 4। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, इसको अपन सॉल्व कर, तो दिस इज आर टू दी पावर 4 बाई 4 ओनली ना, Yes. ये 4 और ये Yes. 2 क्लब होके 8 बन जाएंगे, तो फाइनली मुझे मिल रहा है डेल्टा पी पाई आर टू दी पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये फ्लो रेट का फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल आर मतलब क्या, इनर रेडियस की आउटर रेडियस, पाइप का कौन सा रेडियस मैटर करेगा, पाइप का इनर रेडियस। इनर रेडियस जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल मतलब लेंथ, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस ओवर दैट लेंथ। तो ये फ्लो रेट का हमें फॉर्मूला मिल गया, इसको तुम मेमोराइज कर सकते हो। दिस इज द पॉइजनस इक्वेशन, किसी भी सर्कुलर सिलिंड्रिकल पाइप में से लिक्विड का जो फ्लो रेट होगा वो इसके इक्वल होगा। इस इक्वेशन को देखो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4। ये जो पाई आर टू दी पावर 4 है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कर सकते हैं ना ऐसा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखो सबको हीट एंड थर्मो का कंडक्शन वाला रिजल्ट याद है, हीट करंट जो होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसका फॉर्मूला याद करके बताओ किसके इक्वल होता था, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, याद आ रहा है, वेयर थर्मल रेजिस्टेंस वाज एल अपॉन के। Yes. इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट होता था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और हीट करंट में भी अपन ने ये दोनों को रिलेट किया था, याद है, मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें यहाँ पे भी चल रही, हीट करंट, Yes, sir. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसका काम टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का काम थर्मल रेजिस्टेंस। अभी मैं एक और चीज इस क्लब में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एंड दैट इज गिवन बाय प्रेशर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय प्रेशर डिफरेंस, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है उसको क्या नाम देना चाहिए अगर मुझे रिलेट करना है तो, सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। जैसे हीट में मैंने थर्मल रेजिस्टेंस नाम दिया था, तो क्योंकि यहाँ पे अपन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये वाले टर्म को अपन फ्लूइड रेजिस्टेंस नाम दे सकते हैं, फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप, आर एफ। तो आर एफ की वैल्यू क्या होगी, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4। जैसे हीट करंट में थर्मल रेजिस्टेंस वाज एल बाई के, वैसे यहाँ पे 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4। तो फ्लूइड्स के लिए भी अपन इसी फॉर्मेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को याद रख सकते हैं। ये रिलेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग?
एनी डाउट्स? नो सर। बहुत फास्ट लग रहा है क्या? काफी सारी चीजें एक साथ आ रही, या फिर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सारी चीजें, कंफर्टेबल है? ये समझ में आ रहा है सर। ओके देखो, अगर तुम्हें बहुत फास्ट लग रहा होगा तो एक बार आज का लेक्चर तुम रिवाइज कर लो, रिकॉर्डिंग देख के नोट्स लिख लो, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपने पास और 2 लेक्चर्स है ये वीक में, उसमें अपन डाउट्स ही डिस्कस करने वाले, वो तब पूछ लेना, है ना? तुम्हें याद है इसमें अपन ने सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी देखा था? Yes, sir. मुझे बताओ सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट क्या होता था? R1 प्लस R1 R2, R2 और पैरेलल में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट वाज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैपिलरीज मतलब पाइप्स, अगर मान लो 2 पाइप सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज कनेक्शन में, वो सिंपली अपन R1 प्लस R2 कर सकते हैं, और R का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 8 ईटा L अपॉन पाई R टू द पावर 4। तो 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 टू द पावर 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R टू द पावर 4। इसका डायग्राम कैसा होगा? ऐसे 2 पाइप्स हैं मान लो, ये L1 लेंथ का, ये R1 रेडियस का, और इसके आगे एक और पाइप के साथ कनेक्शन हो रहा है इस तरीके से, थोड़ा अलग रेडियस का हो सकता है, तो इसका लेंथ L2 मान लो और इसका रेडियस R2। तो इन दोनों पाइप्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूला से निकल सकता है। और सीरीज कनेक्शन में कौन सा पैरामीटर सेम होगा दोनों पाइप्स के अक्रॉस? सेम फ्लो रेट, राइट? सेम फ्लो रेट होगा दोनों पाइप से। दोनों के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P1 हो सकता है एंड सेकेंड पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P2 हो सकता है, बट फ्लो रेट विल बी सेम। और ये फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? Q1 Q2 दोनों के लिए सेम होगा, जिसको मैं Q बोल रहा हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर डिफरेंस, दोनों का मिला के जो ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा P, दैट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये ओवरऑल फ्लो रेट आ जाएगा। जैसे हीट करंट में नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे लिक्विड का फ्लो रेट भी अपन प्रेशर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अगर डेल्टा P1 निकालना हो, डेल्टा P1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा P1 को मैं Q इंटू R1 लिख सकता, Yes, एंड sir. Q मतलब डेल्टा P अपॉन R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 टाइम्स R1। सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इधर भी, जैसे अपन हीट एंड थर्मो में लगा रहे थे, राइट? टेम्परेचर डिफरेंस की बजाय प्रेशर डिफरेंस। एंड सिमिलरली अगर 2 पाइप्स पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में कौन सा पैरामीटर सेम होगा? प्रेशर डिफरेंस, दोनों एंड सेम है ना, तो इसको अगर मैं एंड 1 मान रहा हूं और इसको एंड 2, दोनों के लिए प्रेशर डिफरेंस सेम होगा, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इज सेम। तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक बार तुम्हें R इक्विवेलेंट मिल गया तो जो नेट फ्लो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट। नेट फ्लो रेट मतलब जो ओवरऑल लिक्विड जा रहा होगा यहाँ से, उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऊपर से जाएगा, उसको Q1 मान लेते, और कुछ फ्रैक्शन नीचे से जाएगा, इसको Q2 मान लेते। देखो इसका एक बेटर डायग्राम बना देता हूँ मैं तुम्हें, तुम उससे शायद बेटर रिलेट कर पाओगे। मान लो एक बड़ा पाइप है और ये 2 छोटे पाइप्स में ब्रेक हो रहा है इस तरीके से, यहाँ से टोटल फ्लो रेट जो आ रहा है वो Q आ रहा है, तो ऊपर वाले में से Q1 जाएगा और नीचे वाले में से Q2 जाएगा। ऊपर वाले का R इक्विवेलेंट या फिर फ्लूइड रेजिस्टेंस R1 मान लेते, और नीचे वाले का फ्लूइड रेजिस्टेंस R2 मान लेते। तो बताओ Q1 किसके इक्वल होगा? रिवाइज करो उसको हीट करंट से। जब ऐसा कुछ होता था, ये R1 ये R2, और हीट करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से I आ रहा था,
तो किस तरीके से I1 I2 में स्प्लिट होगा, ये रिजल्ट याद आ रहा है, अपन ने थर्मो में पढ़ा था। I1 को अपन R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I लिखते थे, रिकलेक्ट कर पा रहे हो इसको? और I1 को अपन I2 को अपन R1 अपॉन R2, ये जो I2 होगा उसके कैलकुलेशन में R1 रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, राइट? और ये जो I1 होगा उसके कैलकुलेशन में R2 रेजिस्टेंस ऊपर आएगा। ये रिजल्ट पढ़ा था अपन ने। नहीं रिकलेक्ट हो रहा है, शुड आई डिराइव अगेन? देखो इसको वापस डिराइव कर सकते हैं अपन। सबसे पहले बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल कनेक्शन के लिए? R1 R2 by R1 plus R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ये दोनों जो पॉइंट्स है 1 और 2, इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम है सबके लिए, है ना? डेल्टा P सेम, P1 माइनस P2। तो जो टोटल हीट करंट फ्लो कर रहा होगा Q, वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P अपॉन R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समझ में आया? सिंपल Yes, फॉर्मूला yes. अप्लाई कर। Yes, अभी अगर yes. यही फॉर्मूला मैं ऊपर वाले इस पे अप्लाई करूं, Q1 पे, Q1 और R1 पे अप्लाई करूं, तो Q1 को मैं डेल्टा P अपॉन R1 बोल सकता हूं, क्योंकि इसके अक्रॉस ऊपर वाला जो पाइप है उसके अक्रॉस भी प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P है। तो ऊपर वाले पाइप में से जो फ्लो जा रहा होगा Q1, दैट विल बी ऊपर वाले पाइप का प्रेशर डिफरेंस अपॉन ऊपर वाले पाइप का रेजिस्टेंस R1, राइट? Yes, sir. डेल्टा P हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा P यहाँ से कितना आ रहा है? R1 R2 Q अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से अपन डेल्टा P बोरो कर सकते हैं। तो डेल्टा P की ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, और डेल्टा P R1 से डिवाइड हो रहा है, तो R1 कैंसिल हो जाएगा और ये R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स Q बच जाएगा। देखो अभी Yes. समझ में आया? इसका मतलब अगर टोटल फ्लो Q आ रहा है और उसका कुछ पार्ट अगर ऊपर वाले में जा रहा है Q1, तो Q1 के कैलकुलेशन में कौन सा रेजिस्टेंस ऊपर आएगा? दूसरे पाइप का रेजिस्टेंस R2। तो R2 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल फ्लो, इतना फ्रैक्शन Q1 में से जा रहा होगा। वो फ्रैक्शन क्या होगा? ये दिस फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट या फिर टोटल फ्लूइड फ्लो या फिर टोटल इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है, वो ऊपर वाले पाइप से या फिर रेजिस्टेंस से जा रहा होगा। उसी तरीके से Q2 क्या होगा? सेम लॉजिक से R1 by R1 plus R2 R1 बाय R1 प्लस R2 टाइम्स Q। समझा अभी? Yes, sir. मतलब जब Yes, पाइप्स yes. पैरेलल में कनेक्टेड है तो कौन सा पैरामीटर सेम है? डेल्टा P सेम एंड Q1 Q2 आर डिफरेंट, दोनों में से फ्लो डिफरेंट होंगे। वेयरएज सीरीज कनेक्शन में फ्लो सेम होगा, Q1 Q2 सेम होगा एंड प्रेशर डिफरेंस अलग होगा। और वो प्रेशर डिफरेंस कितना अलग होगा वो अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन R1 अपॉन R1 प्लस R2 ही आ रहा है, तो अगर तुम पाइप 1 की बात कर रहे हो तो उसमें R1 ऊपर होगा अपॉन टोटल, बट यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो गया पैरेलल कनेक्शन में। ओके, तो ये सारी थियरीज रिवाइज कर लो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस ऑफ POM। विस्कोसिटी वाला पार्ट भी हो गया, बट देखो अभी तुम्हें एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने होंगे बहुत सारे। थियोरी पढ़ना इट्स लाइक ओनली 20%, तो रिमेनिंग 80% जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से आएंगे। ठीक है, तो अभी बुकलेट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जितने भी बचे, ऑल सॉल्व एग्जांपल्स, ऑल इन चैप्टर, एक्सरसाइज 1 2 3 4, ये सब कुछ सॉल्व करना शुरू कर दो। एटलीस्ट बुकलेट TWT से पहले हो जाना चाहिए, संडे से पहले, इतना टारगेट रखो। और उसके अलावा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगा, अगले 1 2 दिन में प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट्स को कंप्लीट कर लो, कुछ डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ओके, चलो फिर आज वाइंड अप करते हैं इधर। बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir.